हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नए सेशन को लेकर आए हैं जिसमें हम लोग देखेंगे रैपिड फायर क्वेश्चन। जी हाँ, इस सेशन में हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो केवल एसएससी के लिए नहीं, केवल बिहार दरोगा के लिए नहीं, बल्कि बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी सीजीएल और मतलब कह सकते हैं कि अन्य जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, हर एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हम लोग चंद मिनटों में हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे रैपिड फायर। रैपिड फायर का मतलब क्या कि इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्नों को एमसीक्यू फॉर्मेट में, लेकिन इसमें हम लोग उतना एक्स्ट्रा डिटेल में नहीं जाएंगे, कम समयों में। क्योंकि आप लोग जानते हो ना कि आने वाले मंथ में बहुत सारा एग्जामिनेशन है, तो जितना भी एग्जामिनेशन होना है तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग सेलेक्टेड हमारे पिछले पढ़ाए गए क्वेश्चन को भी हम लोग लेकर आए हैं और आने वाले परीक्षाओं में जो इंपॉर्टेंट है उन प्रश्नों को भी हम इसमें लेकर आएंगे। तो इसमें हम लोग बिल्कुल तेजी में, कम समय में, बिल्कुल जैसे कि आप तैयारी करना चाहते हो कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रश्नों का सॉल्यूशन हो, तो बिल्कुल वैसे ही इसमें हम लोग एक सेशन में 25 प्रश्नों को लेकर आए और ऐसा ही लगातार सेशन चलता रहेगा कुछ दिनों के लिए, जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत सालों में इसके साथ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका एक अलग सेशन का नाम है रैपिड फायर। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी, ठीक है, आप खासकर बिहार का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो वहां पर इस वीडियो से क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे ना हम लोग उतना ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, आपके लिए ऑप्शन भी वैसा ही लिया गया है जहां पर ऑप्शन में आपको कुछ फैक्ट बता दिया जाए जल्दी जल्दी, लेकिन हाँ आपको समझाते हुए। और हम लोग 25 क्वेश्चन कहने का है, 50+ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो सुनते जाओ ध्यान से। महान्यायवादी क्या होता है? तो भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वकील होता है उसी को क्या कहा जाता है? महान्यायवादी। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, जिसका चर्चा कहाँ किया गया है? इसका चर्चा किया गया है आर्टिकल 76 में। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा, है ना। अभी आपसे पूछ रहा है कि भारत का प्रथम पूछ रहा है, प्रथम। तो प्रथम कौन रहे थे? ये रहे थे MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़। अभी कौन है? अभी है आपके, देखिएगा यहाँ पे 2024 में आर वेंकट रमनी, ठीक है। 2024 में कौन है? तो ये है आपके आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी जो है ये भी क्या है? तो आपके अटॉर्नी जनरल है, AG है। उसके बाद याद रखिएगा, चलो यहाँ पे तो दो चीज देखिए, आर्टिकल 76 में आपका चर्चा किया गया किसके बारे में? तो अटॉर्नी जनरल के बारे में, ठीक है। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये कौन बताता है? तो ये बताता है आपका 76 का 1। 76 का 1 कहता है कि अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। चलो कुछ और ऑप्शंस को देखते हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर, ये कौन है? तो ये बिहार के गवर्नर हैं, बिहार के राज्यपाल हैं। जयराम दास दौलतराम, ये कौन है? तो ये बिहार के पहले गवर्नर रहे थे, बिहार के पहले गवर्नर, ठीक है। अंग्रेज नाम पूछेगा ना तो अंग्रेज में जेम्स शिफ्टन होगा, अंग्रेज में जेम्स शिफ्टन होगा। इसमें आपका जयराम दास दौलतराम होगा। नेक्स्ट में देखिएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, तो ये हमारे बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे थे, इस चीज को याद रखिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार कौन होता है? सेम क्वेश्चन। सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार कौन सा होता है? केंद्र सरकार के बारे में पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता, जिसको शॉर्ट में हम लोग AG कहते हैं। इसका चर्चा आर्टिकल 76 में है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 76 का 1 में। ये सरकार को कानूनी सलाह देगा। ये जाकर के लोकसभा में भी बैठ सकता है, संसद में भी बैठ सकता है, डिबेट भी कर सकता है, बट संसद में किसी भी बिल या किसी भी एक्ट पे ये क्या करेगा? अपना मत नहीं दे सकता है। वही आएगा, अच्छा देखो सॉरी महाधिवक्ता में लिख दिया, सॉरी ये महाधिवक्ता नहीं होगा, ठीक है, महान्यायवादी होगा, महान्यायवादी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से सुनिएगा, हम जो भी लाइन आपको बताए थे वो महान्यायवादी के बारे में बताए, जो कि कहाँ होता है?
केंद्र में होता है। तो देखो, केंद्र सरकार को जब आपका वकील का जरूरत पड़ता है तो राज्य सरकार को भी होता होगा ना। तो राज्य में जो आपका राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका महाधिवक्ता। राज्य सरकार का सबसे बड़ा जो वकील होता है वो कहलाता है महाधिवक्ता। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति करता है कौन? इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, ठीक है। इसकी नियुक्ति करता है कौन? ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका राज्यपाल। इस चीज को आप याद रखिएगा। केंद्र वाला जो है उसको राष्ट्रपति चुनेगा और राज्य वाला जो है उसको कौन चुनेगा? तो ये हो जाएगा आपका और राज्यपाल। एक चीज और देखिएगा, इनका चर्चा तो देखिए 65 में है, महाधिवक्ता का चर्चा कहाँ है? 165 में है। महाधिवक्ता का चर्चा कहाँ है? 165 में। केंद्र सरकार का एक बड़ा वकील होता है जो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी कहलाता है। प्रत्येक राज्य में एक एक एडवोकेट जनरल भी होता है। हमारे बिहार में भी होंगे, तो बिहार से आप स्पेशल सुन लेना कि बिहार के पहले महाधिवक्ता या महाधिवक्ता कौन थे? तो ये थे आपके राम बालक महतो। राम बालक महतो। और अभी कौन है? ये तो पहले थे ना। अभी कौन है? तो अभी है प्रशांत कुमार शाही। अभी कौन है? प्रशांत कुमार शाही। चलिए, इतना सारा फैक्ट आप याद रखिएगा। आंसर इसका क्या हो गया? बी। अच्छा, कैग के बारे में देखें तो कैग का फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसका चर्चा कहाँ किया गया है? 148 से लेकर के 151 तक। और ये क्या करता है? तो लेखा जोखा तैयार करता है। CJI कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं इनकी संख्या 33+1 है। तो एक जो मुख्य जज है यही क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट में आते हैं, महाधिवक्ता का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? महाधिवक्ता समझ रहे हो ना? महाधिवक्ता, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल। इनका चर्चा कहाँ है? तो ये हो जाएगा 165 में। जबकि आपसे पूछता है अटॉर्नी जनरल, अगर आपसे पूछता है कि अटॉर्नी जनरल का चर्चा कहाँ है? अटॉर्नी जनरल, जिसका हिंदी क्या होगा? महान्यायवादी, इसका चर्चा है आर्टिकल 76 में। चलो और कुछ देखते हैं। 52 में क्या दिया गया है? तो राष्ट्रपति के बारे में। भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? 52 में। 213 में आते हैं, 123 में पहले आइएगा। 123 में क्या है? तो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश ला सकता है। अध्यादेश, और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस कहते हैं, है ना? ऑर्डिनेंस, ठीक है, टेम्पोररी कानून कह सकते हो। 213 में क्या है? कि जो राज्यपाल है ये भी क्या ला सकता है? अध्यादेश ला सकता है, जिसको आप क्या कहते हो? टेम्पोररी कानून कहते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? अभी हम लोग देखें कौन है? आर वेंकट रमनी। किसके जगह पे बन के आए हैं? तो ये आए हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल के स्थान पे आर वेंकट रमनी बने हैं। और कब बने हैं? 2022 में बने हैं। अगर आपसे पूछता है कि बिहार के महाधिवक्ता कौन हो जाएंगे? अभी ये हो जाएंगे प्रशांत कुमार शाही। पूछता है बिहार के पहले महाधिवक्ता कौन थे? तो ये हो जाएगा राम बालक महतो, ठीक है। ओम बिरला के बारे में पूछे तो ये क्या है? ये लोकसभा स्पीकर है। लोकसभा स्पीकर है और साथ ही ये सांसद हैं। कहाँ से सांसद हैं? कोटा से सांसद हैं। ये दूसरी बार, ठीक है, दूसरी बार लोकसभा के क्या बने हैं? स्पीकर बने हैं। दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने हैं, इस चीज को याद रखिएगा। मतलब आप कह लो कि ये 17वें और 18वें लोकसभा का अध्यक्ष बने हैं। क्या इनसे पहले और कोई अध्यक्ष बना? तो जाहिर सी बात है भाई कि बनेगा ही, 17वें बन रहा ना, तो 16 इससे पहले होगा। तो जो 16वें नंबर का जो स्पीकर था बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या नाम था इनका? सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आंसर हम लोग देख चुके थे। चलिए आगे आते हैं। भाग 7 को किस संविधान संशोधन द्वारा खत्म किया गया? तो भाग 7 क्या है? भाग 7 जब आप संविधान पढ़ते हो तो आपको वहाँ पे बहुत सारे भाग मिलते हैं, ठीक है, 22 भाग मिलते हैं, लेकिन गिनती के अनुसार उनकी संख्या 25 हो गई है। उसी में से एक भाग था जिसका नाम था भाग 7, ठीक है। क्या नाम है? भाग 7, ठीक है, भाग 7 को खत्म कर दिया गया है। और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 7वां संविधान संशोधन 1956, ठीक है। कितना नंबर का संशोधन? तो 7वां संविधान संशोधन, अरे भाई
1956, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को खत्म कर दिया गया। भाग 7 में था क्या, तो भाग में अलग अलग कैटेगरी का राज हुआ करता था, जिससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, इसलिए उस भाग को खत्म कर दिया गया। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी भाग है, ठीक है, कोई भी भाग है तो उसके अंदर आर्टिकल्स जरूर आते होंगे, उसके अंदर अनुच्छेद जरूर आते होंगे। तो भाग 7 को खत्म किया गया तो एक अनुच्छेद को भी खत्म किया गया। और कौन सा अनुच्छेद को खत्म किया गया, 238 नंबर का जो अनुच्छेद है इसको भी खत्म कर दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 7वां संशोधन 1956। अच्छा देखो एक चीज और, 7वां संशोधन 1956 के द्वारा एक काम और किया गया था। क्या किया गया था, तो ये उसमें प्रोविजन डाला गया कि एक ही व्यक्ति दो राज्य का राज्यपाल बन सकता है, देख लो थोड़ा भाई, मात्रा वात्रा में थोड़ा तुम ध्यान दे लेना। एक ही व्यक्ति एक या दो से अधिक राज्यों का क्या बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है। इस चीज का भी प्रोविजन कब डाला गया, तो 7वां संशोधन 1956 के द्वारा। चलो आ रहे नेक्स्ट में, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। तो देखो इसको मंदिर का संज्ञा क्यों दिया गया, क्योंकि मंदिर में आप जाते हो तो आपका सुख दुख खत्म होता है, भगवान के शरण में जाते हो तो आपका दिमाग भी शांत होता है और सारा काम सही होने लगता है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्यों कहा गया, इनका कहना था कि जब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आप बनाते हो तो उससे एक नहीं बहुत सारे काम होते हैं, और जहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हैं वहाँ पे लोगों को सुविधा ज्यादा मिलेगा। तो यह एक कारखाना नहीं है, ये एक उद्योग नहीं है, ये क्या है, अपने आप में एक मंदिर है। और ये स्टेटमेंट किसका रहा था, ये स्टेटमेंट रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देखें तो ये भारत के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति थे। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। आपको एक चीज और जानना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, जब आपका पहला मंत्रिमंडल बना था, अंतरिम सरकार बना था, कब बना था, 2 सितंबर 1946 को। तो इनको खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था। किसको मिला था, तो ये मिला था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो देखें, जवाहरलाल नेहरू से एक चीज और याद रखिएगा कि 13 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा में क्या किए थे, उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे कि अपना संविधान कैसा होना चाहिए। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी, देखिएगा इन्होंने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो हैं ये क्या किए थे, तो आगे जाकर के, ठीक है, 1923 में जनवरी 1923 में महात्मा गांधी के विचारों से रुष्ट होकर के, महात्मा गांधी के विचारों से एग्री नहीं करके ये क्या किए थे, तो ये अपना अलग संगठन का निर्माण कर लिए थे। और कौन से संगठन का निर्माण किए थे, तो ये हो जाएगा आपका स्वराज पार्टी। अब देखो ये अपने आप में बहुत बड़ा कहानी है, छोटा छोटा जब टॉपिक लाएंगे ना तो ये सारा कवर करते चले जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है यह हुई थी 1901 में। किस किस प्लेटफॉर्म में दिया जाता था, तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आप बायोलॉजी कर लो या मेडिसिन कर लो, ठीक है। ये हो गया आपका, साहित्य में दिया जाता था और शांति में दिया जाता था। तो इन सारे क्षेत्रों में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन 1968 में ये घोषणा किया गया कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी क्या दिया जाएगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी अब क्या दिया जाएगा, नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और पहली बार दिया कब गया, 1969 को दिया गया। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग और भी अगर ऑप्शन देखें तो 1965 है। चलो 1965 के लिए हम लोग एक काम करेंगे कि इसको इरेज करके एक बना लेते हैं। अब आप बताओ कि क्या 1961 में कोई भी अवार्ड शुरू हुआ था, 1961 में कोई भी अवार्ड शुरू हुआ था। चलो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो 1961 में ना आपका अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था, अर्जुन पुरस्कार, जो कि आपका खेल से संबंधित है, ठीक है। 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू हुआ था। द्रोणाचार्य के बारे में आप अवेयर होंगे, ठीक है। ये महाभारत में शिक्षक रहे थे अर्जुन जैसे लोगों की। और 1954 बहुत इंपॉर्टेंट, क्या क्या शुरू हुआ था, भारत रत्न शुरू हुआ था, साथ में पद्म पुरस्कार शुरू हुआ था। और आपको पता होगा कि पद्म पुरस्कार का 4 कैटेगरी होता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में आते हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है।
ठीक है, नहीं लिखी गई है। तो देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है, पहले ये आते हैं। देखते हैं एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब भारत के बारे में, है ना। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी होता है ना कि किसी के बारे में आप उसके लाइफ के बारे में सब कुछ लिख दिए, और अगर हम खुद अपने लाइफ के बारे में सब कुछ लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ऑटोबायोग्राफी। तो नेहरू के द्वारा वो खुद को देश मान करके और अपने लिए ही, देश के लिए ही आपका बायोग्राफी लिखे हैं, तो ये सही है। एक हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, या आखिर भारत का खोज क्या था, भारत था क्या, ठीक है, इस टाइप का खोज किया गया। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, ये भी बुक कौन लिखे हैं, तो ये भी लिखे हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट में आते हैं गीता रहस्य, तो गीता रहस्य लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। गीता रहस्य जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। ये जो थे ये गर्म दल के आदमी थे, ठीक है, गर्म दल के मनुष्य थे, मतलब ये याचिका करने वाले ग्रुप में नहीं थे, जिसमें महात्मा गांधी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, और भी जो बुजुर्ग बुजुर्ग नेता थे, और इन लोग ना हमेशा गर्म दल में ही रहे थे। ये जो गीता रहस्य बुक है इसके बारे में बनता है कि ये कहाँ पर लिखा गया, तो बर्मा, समझ रहे हो आप, बर्मा आज के म्यांमार को कहा जाता है। तो बर्मा में एक जेल हुआ करता था जिसका नाम था मांडले जेल, और इसी मांडले जेल से इन्होंने क्या किया था, इस पुस्तक की रचना की थी। इस चीज को याद रखेगा, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट में आते हैं कांग्रेस का वह अधिवेशन, क्या लिखा है ये सुनो, कांग्रेस का वह अधिवेशन, देखो सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ जा रहा है यहाँ पे, ऐसा लिखना था कि कांग्रेस का वह अधिवेशन, अच्छा जो होगा यहाँ पे, जो गांव में हुआ था। देखो हुआ क्या था कि 1885 में अंग्रेज ना आईएनसी का स्थापना करवाया। तो क्या अंग्रेज इतना अच्छा हो गया था, बिल्कुल नहीं। वो अपने फायदे के लिए, हुआ क्या कि देखो यहाँ विद्रोह बढ़ रहा था, कभी लोग वहां पे आगजनी कर रहे हैं, कभी लोग वहां झगड़ा कर रहे हैं, वहां विरोध कर रहे हैं, तो क्या किया गया ना अंग्रेज के द्वारा, बोला कि भाई आप ऐसे करते रहोगे तो फिर ऐसे देश नहीं चलेगा, हम आपको जेल में डाल देंगे। तो उससे बेटर है कि आप अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बना लो, एक कमेटी बना लो, आप अपना शिकायत वहां रखो, और कांग्रेस का शिकायत ही हम सुनेंगे, बाकी किसी का शिकायत नहीं सुनेंगे। अब देखो आप ही देखो, जैसे प्रोटेस्ट कर रहा है कोई, एक आदमी प्रोटेस्ट करेगा उसको वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन जब बहुत सारा यूनिटी बन जाता है तो सरकार उसका बात सुनता है। तो सेम चीज हुआ था। तो कांग्रेस ना, ये आपका अंग्रेज ना, ये कांग्रेस का निर्माण ऐसे ही करवा दिया कि चलो अब इन लोग दंगा फसाद नहीं करेगा, इन लोग अपना प्रॉब्लम आकर के शेयर करेगा कांग्रेस के पास, और बाकी मानना नहीं मानना तो हमारे हाथ में है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ते भी हैं, डफरिन के टाइम समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कर्जन ऐसा बोलता था कि बहुत अच्छा लग रहा है कि भारतीयों को लड़खड़ाते हुए देख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये कांग्रेस की ओर से ऐसे ही धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए खत्म हो जाए। पढ़ेंगे हम लोग आगे, मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है। तो यहाँ पे जो आपका पूछ रहा है ना, तो कांग्रेस का हर साल क्या कहते हैं आप उसको, अधिवेशन होता था हर साल। अलग अलग जगह क्यों होता था, क्योंकि अलग अलग जगह के लोगों को अवेयर किया जाता था कि देश की आज़ादी में आप भी अपना योगदान दो। अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोगों को इसका अध्यक्ष बनाया जाता था। उसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। पहला तो आप याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो अधिवेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है, कोलकाता में हुआ है। कहाँ हुआ है, कोलकाता में हुआ है। यहाँ पे गांव के बारे में पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा अधिवेशन था जिसका गांव में आयोजन हुआ था। हाँ भाई था। और कौन सा अधिवेशन था, तो वो था आपका फैजपुर अधिवेशन। कब हुआ था, 1930। देखो हो गया था ना अंधेरा। तो अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो लाइफ में भी ऐसा ही हो जाएगा अंधेरा, बट डोंट वरी, हम लोग हैं आपके साथ अंधेरा से खींच करके इंजोरा की ओर लाने के लिए, है ना। चलो देखो यहाँ पे सवाल आपसे था कि कांग्रेस का वह अधिवेशन जो गांव में हुआ था, कौन सा अधिवेशन था, ये था आपका फैजपुर अधिवेशन, है ना। कौन सा अधिवेशन हो जाएगा, तो ये होगा आपका फैजपुर अधिवेशन। कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू, शॉर्ट में लिख ले रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था। क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आप कभी देखना प्रीवियस ईयर में उठा करके ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, और आने की संभावना भी रहती है, ठीक है। एक चीज और याद रखना, महात्मा गांधी 1924 में एक और अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, ठीक है, बेलगांव में। तो एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें गांधी जी भाग लिए थे, इसके अलावा कहीं भाग नहीं लिए थे। चलो एक सवाल आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, आप बताना कब बने थे, ठीक है। चलो आगे आ रहा है, देखना क्वेश्चन नंबर 10 में आसियान की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। चलो लिख ही देते हैं, देख लो यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ साउथ
साउथ ईस्ट नेशन, ठीक है। ये क्या है, तो जब आप एशिया की ओर आते हो ना तो साउथ ईस्ट में जो भी देश है ना उनके ग्रुपों को आसियान कहा जाता है। स्थापना कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1967 में, और किसके द्वारा, तो बैंकॉक घोषणा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जकार्ता। टोटल कितने मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं। क्या भारत इसका मेंबर है या नहीं है, चलिए बताइएगा आप कि भारत इसका मेंबर है या नहीं है। चलिए आगे आ रहे हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 11, चिपको आंदोलन कब हुआ था। चिपको आंदोलन बहुत प्रसिद्ध आंदोलन रहा था। ये हुआ था 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले के रेनी गांव में, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे ये कब हुआ था, 1973 में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तराखंड। यहाँ एक जिला है चमोली और यहाँ एक गांव है उसका नाम है रेनी। इसी गांव में आपका चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक है, 1973 में हुआ था। वहीं पे देखिएगा कि आखिर हुआ क्यों था, क्योंकि गांव में ना बहुत सारे वृक्ष को काटे जा रहे थे, वहां पे काम चलने वाला था, वहां पे प्लांट बनने वाला था, बांध बनने वाला था, काटा जा रहा था। और चूंकि पेड़ पौधा, आप देखो ना कि कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसका रीजन यही है कि आप पेड़ को, या फिर आप उसको भी छोड़ो ना, आप देखो कि हर जगह बाढ़ आ रहा है। अभी दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ है, तो ये सब आखिर पानी बरसा तो प्रॉब्लम, नहीं बरसा तो प्रॉब्लम। होता क्या है कि आज के टाइम में जितना भी गंदगी है ना वो सब उठा करके नदी में, तालाब में डाल दिया जा रहा है, और इस वजह से नदी गाद की वजह से बढ़ रहा है, और नीचे जब गाद बढ़ रहा है तो पानी ऊपर आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब आपका पेड़ को कटाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चला था, ठीक है, प्रोटेस्ट चला था। और इसका जो प्रोटेस्ट था, इसमें कौन कौन प्रमुख आदमी जो भाग लिए थे, तो एक थे चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है, भट्टा नहीं होगा, सॉरी, एक कौन थे, तो एक थे आपके चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक ना। और एक महिला का भी नाम आता है, कौन, तो गौरा देवी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नाम किसका आता है, सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा का, सुंदरलाल बहुगुणा। अब देखो कितने बच्चे के मन में सवाल आ रहा होगा कि मैम आप तो बताइए कि उत्तराखंड का जो निर्माण है 2006 मतलब 2007 में उत्तराखंड के नाम से आया, और 2000 में यूपी से अलग हुआ था। उत्तराखंड जगह था, ठीक है, उत्तराखंड जगह था, बट वो यूपी में काउंट होता था। उसके बाद अलग से उसको क्या मिल गया, फुल इज्जत मिल गया, और फुल इज्जत मिलने के बाद वो यूपी के एक छोटे से जगह के बदले क्या बन गया, एक पूरा का पूरा राज्य बन गया, ठीक ना। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, अगस्त क्रांति। नेक्स्ट में आते हैं, संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो संसद का जो उच्च सदन है ये कहा जाता है राज्यसभा को, ठीक है। संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है, जिसकी चर्चा कहाँ की गई है, 80 की गई है। इसमें मैक्सिमम मेंबर कितने हैं, 250, अभी कितने हैं, 245। इसमें से 12 को कौन मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। और राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है आपका, कहाँ लिखा हुआ है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरणा लिया गया, ठीक है। इसका ये जो आपका राज्यसभा में जो सांसद होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 मेंबर जो हैं ये क्या होते चले जाते हैं, ये आपके रिटायर होते चले जाते हैं, ठीक ना। इस चीज को याद रखिएगा। और देखिएगा इनके चुनाव में भाग कौन लेता है, तो आर्टिकल 80 के 4 में लिखा हुआ है कि सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कैंसिल हुआ है, निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक ना। इस चीज को याद रखिएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। विधान परिषद ये किसी भी राज्य का उच्च सदन होता है, विधानसभा ये किसी भी राज्य का निम्न सदन होता है, राज्यसभा केंद्र सरकार का उच्च सदन होता है, और लोकसभा केंद्र सरकार का निचला सदन होता है। चलिए नेक्स्ट में आ रहे हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल यहाँ पे डिनोट कर रहा है अंग्रेज को, मैसूर आपका हो गया ना, क्या नाम था उसका, हैदर अली और आपका टीपू सुल्तान। तो इन दोनों के बीच आपका 4 युद्ध हुआ था, ठीक है। तो पहला युद्ध था वो 67 से 69 चला था, दूसरा जो था 80 से 84 चला था, तीसरा 90 से 92 चला था, और चौथा आपका 99 में हुआ था, ठीक ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट यहाँ पे, जैसे जो पहला वाला जो युद्ध हुआ था इसमें बंगाल में गवर्नर बैठा करता था, बंगाल में क्या बैठा करता था, गवर्नर, और बंगाल का गवर्नर कौन था, ये था आपका वेरेलस्ट,
वेरी लस्ट। उसके बाद 80 से 84 चल रहा है ना, और आपको याद होना चाहिए कि 73 में वॉरेन हेस्टिंग्स आया था। तो अब क्या हो गया, अब इस समय था आपका बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, उसके बाद 90 से 92 वाले में क्या था, तो ये भी था आपका बंगाल का गवर्नर जनरल, और ये कौन था, ये आपका हो जाएगा, नहीं वेलेजली नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कार्नवालिस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कार्नवालिस। ये सब कौन था, तो ये सब आपका अंग्रेज सरकार का प्रतिनिधि था जो भारत में काम करता था। और 1799 में कौन था, तो ये था आपका वेलेजली। देखो रट्टा मारोगे बाबू कभी याद नहीं होगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनो। 1767 से आपका कब तक चला था, 1767 से 69, उसमें बंगाल में गवर्नर हुआ करता था, वेरेलस्ट था। 1773 के एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर के पद को आगे बढ़ा करके प्रमोशन दे करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1780 से 84 के बीच बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया, और कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग्स। 90 से 92 में कार्नवालिस था, और सबसे लास्ट वाले में वेलेजली था। ये युद्ध कैसे समाप्त हुआ, तो दो चीज और याद रखिएगा कि जो आपका दूसरा वाला युद्ध था, दूसरा वाला जो युद्ध था, इसमें हैदर अली मारा गया, हैदर अली मारा गया, और टीपू सुल्तान जो था वो युद्ध का कमान संभाल लिया। ठीक है, और जबकि 1799 में क्या हुआ, चौथे वाले में, इसमें टीपू सुल्तान भी मारा गया, टीपू सुल्तान भी मारा गया। और इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि 1799 में मैसूर के साथ क्या कर लिया गया, तो मैसूर के साथ सहायक संधि अपना लिया गया, सहायक संधि अपना लिया गया। सहायक संधि किसके द्वारा लाया गया था, वेलेजली के द्वारा। ठीक है, एक चीज और बन सकता है वो सुन लो आप, कि जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था, ठीक है, जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था, ये मैसूर की संधि के बाद खत्म हुआ था। दूसरा वाला मंगलौर, ठीक है, मंगलौर की संधि से, और तीसरा वाला श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। चौथे वाले में पूरी तरीके से मैसूर बर्बाद हो गया था, फाइनली अंग्रेज का पूरा शासन हो गया था। ठीक है, तो तबियत सही नहीं है, फिर भी देखो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। देखो म्यांमार की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, तो कितना बार बताएं कि आप इस टाइप से डायग्राम बना लो। यहाँ पे लिखो आप अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे लिखो आप नागालैंड, यहाँ पे लिखो आप मणिपुर, और यहाँ पे लिखो आप मिजोरम। तो ये जो चार राज्य है ना, ये किसके साथ बॉर्डर लगाते हैं, अरुणाचल प्रदेश के साथ। क्या पूछा, नहीं लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश का तो लग रहा है, नागालैंड का लग रहा है, देन मिजोरम का भी लग रहा है, नहीं किसका लग रहा है, सिक्किम का। तो जब आप इंडिया का मैप दिखेगा ना, तो सिक्किम आपको थोड़ा बहुत इस स्ट्रक्चर का दिखेगा। ठीक है, सिक्किम जो है आपको इस स्ट्रक्चर का दिखेगा, और दिखेगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा चीन। ठीक है, चीन मिलेगा। उसके बाद फिर आप इधर आइएगा, इधर साइड, इधर आपको मिलेगा नेपाल, और इधर साइड आइएगा तो मिलेगा आपको भूटान, और इधर जब आइएगा तो मिल जाएगा दीदी का राज्य। कौन सा राज्य, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल। तो ये हो गया आपका, याद रखिएगा, ये हो गया आपका सिक्किम का चौहद्दी, एक ऐसा राज्य जो तीन ओर से अलग अलग देश से और एक से किससे घिरा हुआ है, तो अपने ही राज्य से घिरा हुआ है। आंसर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चवर्णक की संख्या कितनी होती है, चवर्णक को कहा जाता है मोलर। हमारे दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। देखो कैसे कैसे होता है, अब देख लेना, मिला लेना कि किसका दांत यहाँ पे बना है। ठीक है, मेरा तो नहीं है, ये दांत हमारा बनते जा रहा है, मतलब ह्यूमन का। ठीक है, जो वयस्क है उनका दांत हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, यही होता है मेनली दांत का स्ट्रक्चर हमारा। ठीक है, अब ये हो गया हमारे दांत का। तो आप देखो कि आपका दांत जो है, आपका दांत जो है, जो नीचे में है वही ऊपर में भी होगा। ठीक है, जैसा दांत नीचे में है सेम दांत वैसा क्या होगा, ऊपर में होगा। तो हम लोग एक स्ट्रक्चर का दांत उठाए हैं, और इसको भी क्या करो ना, फॉर्मूला बन जाएगा, इसको आप डिवाइड कर दो। तो ये जो दो दांत है इसको कहा जाता है इंसीजर। तो इधर वाला भी दो ठो क्या हो गया, इंसीजर। ये जो है इसको कहा जाता है केनाइन। ठीक है, इसको भी क्या कहा जाएगा, केनाइन। इसको कहा जाता है प्रीमोलर, प्रीमोलर। और इसको भी क्या कहा जाता है, प्रीमोलर। और ये होता है तीन, जो होता है यही होता है आपका क्या, मोलर। और यही क्या होता है, मोलर। मतलब आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे जैसे डिवाइड हुआ है, सेम टू सेम ऊपर वाला जबड़ा में भी ऐसे ही डिसाइड होगा। और एक वीडियो में हम आधा करके छोड़ दिए थे, एक बच्चा बोल रहा था कि नहीं समझ में आया। तो ये दो ठो जो केनाइन होता है इसको लिखते हैं 2, एक सॉरी दो ठो जो इंसीजर होता है उसको लिखते हैं 2, केनाइन को लिखेंगे 1 क्योंकि एक ही हो रहा है ना। फिर प्री मोलर है कितना, 2, और मोलर कितना है, 3। तो यही हो गया आपका फॉर्मूला, यही हो गया दंत फॉर्मूला वयस्क का।
ठीक ना। तो वही पूछ रहा है कि मोलर की संख्या कितनी होती है। देखो ऊपर का जबड़ा का पूछा, सिर्फ एक जबड़ा का, तो एक जबड़ा में कितना हो जाएगा, 3 इधर है और 3 इधर है, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक ना। चलो आगे आते हैं। देखिएगा सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है कहाँ, तो फिर से दीदी का राज्य कौन सा, तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगर और भी यहाँ देखें तो आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद फिर और देखिएगा गोरुमारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क जो है ये सब कहाँ है, तो ये है आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। एक चीज और देखिएगा जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। बात करें बिहार का, तो बिहार में है एक आपका कैमूर राष्ट्रीय उद्यान, अरे नहीं सॉरी, कैमूर तो जगह हो जाएगा बिहार में देखिएगा कौन हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बिहार में है। और बिहार में भी अगर आपसे प्रॉपर जिला पूछ लेता है तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम चंपारण, ठीक है। कौन सा जिला हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो अरावली श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो हो जाएगा गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। आपसे सवाल करता है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की तो ये हो जाएगा आपका अनाईमुडी, 2695 मीटर, ठीक है। ये है कहाँ, तो ये है आपका केरल में। और इसके लिए एक वर्ड यूज होता है कि दक्षिण भारत का माउंट एवरेस्ट, दक्षिण भारत का माउंट एवरेस्ट, ठीक है। दोदा बेटा, अच्छा बेहा लिख दिया, बेहा नहीं होगा, बेटा होगा, बेटा है ना, बेटा, दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर, है कहाँ, तो ये है आपका तमिलनाडु में। और ये आपका सेकंड बड़ी चोटी है, ठीक है, सेकंड बड़ी चोटी है, नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। केटू के बारे में अगर आप बता पाओगे तो बताना, बहुत बार चर्चा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वर्ष तथा किसके द्वारा की गई, क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, तो 1857 में किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, कॉलिकर के द्वारा जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था, इस चीज को याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा कि एक अल्टमैन नाम का आदमी था, ठीक है, एक जो है अल्टमैन नामक एक आदमी था जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था, तो देखो इसको ना पावर हाउस भी कहा जाता है ना, सेल का जो पावर हाउस है किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो अल्टमैन नाम का जो एक आदमी था वो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था, बायोब्लास्ट बोला था, ठीक है, बायोब्लास्ट कहा था, इस चीज को याद रखिएगा। और इसको क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस। हम जो कुछ भी भोजन करते हैं ना, एट लास्ट वो पूरा चूर होकर के कहाँ पहुंचता है, सेल में, और फिर वो क्या देता है, हमें एनर्जी देता है, ठीक ना। चलो आगे आते हैं, देखिएगा 19 क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता है। बिहार एसएससी सीजीएल 2022 में भी हुआ था, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित कौन करता है। तो सबसे पहले तो आ जाओ यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 167, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 167। अब चलो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, एक तो आर्टिकल उठाते हैं 163, ठीक है। एक हम लोग आर्टिकल देखते हैं 163 क्या बोलता है, सुनिएगा और आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। 163 ये बोलता है कि राज्यपाल को सलाह मशवरा देने के लिए एक राज्य मंत्री परिषद होता है, और उस राज्य मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा, तो वो होगा मुख्यमंत्री। मतलब कह लो कि मुख्यमंत्री का चर्चा 163 से ही आना शुरू हो गया। लाइन क्या था कि राज्यपाल को सलाह सजेशन देने के लिए एक ग्रुप होगा, एक मंत्री परिषद होगा, जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। तो ये 163 कह रहा था। 164 में क्या किया गया है कि मुख्यमंत्री के पद की चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री के पद का चर्चा कहाँ किया गया, तो ये 164 में किया गया। 167 में बताया गया कि मुख्यमंत्री का क्या क्या कर्तव्य होगा, ठीक है। 153 में आते हैं, तो यहाँ पे राज्यपाल के पद का चर्चा किया गया है, राज्यपाल के पद का, ठीक है, राज्यपाल के पद का। 63 में क्या है, तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति के पद का चर्चा है, उपराष्ट्रपति के पद का चर्चा, ठीक ना। चलो आगे आते हैं, इनमें से कौन सा वंश विजयनगर साम्राज्य से
विजयनगर साम्राज्य से संबंधित नहीं है। देखिएगा यहाँ पे, तो विजयनगर साम्राज्य जिसका स्थापना कौन किया था, तो दो भाई मिलकर के किया था, जिसका नाम था हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का। और जो आपका विजयनगर साम्राज्य था, इसमें मेनली 4 वंशों ने शासन किया था। ठीक है, कितने वंशों ने शासन किया था? 4 वंशों ने किया था। चलो चारों को हम लोग देख लेते हैं। पहला तो हो जाएगा आपका संगम वंश, संगम। दूसरा हो जाएगा आपका सालुब वंश, तीसरा हो जाएगा आपका तुलुब वंश, और चौथा हो जाएगा आपका अराविडु वंश, अराविडु वंश। चलो हम लोग ऑप्शन की ओर नजर गड़ाते हैं। बोल रहा है कि कौन सा वंश विजयनगर साम्राज्य से संबंधित नहीं है, तो मतलब यही चारों होना चाहिए। चलो आते हैं, संगम हो गया, चलो मिल गया, सालूब भी मिल गया, और फिर तीसरा क्या हो गया? तुलुब। लेकिन मामलुक वंश आ गया यहाँ पे, तो ये होना नहीं चाहिए था। क्या होना था? अराविडु। तो चलो इसके बारे में देखते हैं, और ये भी बिहार दरोगा में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना कि एक बुक फॉलो की और पढ़ के निकल गए। यहाँ पे जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है ना, किसी एक बुक से नहीं है, बहुत सारे बुक्स से यहाँ पे यूज किया जाता है, इंटरनेट का यूज किया जाता है, और फिर आपको अच्छा अच्छा कलेक्शन खोज करके दिया जाता है। मामलुक वंश के बारे में एक बार पूछा हुआ एग्जाम में, आई थिंक बिहार दरोगा में ही था, कि मामलुक वंश का स्थापना किसने किया। मामलुक वंश को ही गुलाम वंश कहते हैं, समझ गए? पता चल गया आंसर। मामलुक वंश को ही गुलाम वंश कहते हैं, और गुलाम वंश का स्थापना कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कौन था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। चलिए लास्ट आपका थर्ड स्लाइड है ये। ईरान का संसद क्या कहलाता है? ठीक है, हमारे यहाँ क्या कहलाता है? तो हमारे यहाँ तो संसद ही कहलाता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ नाम देख लो आप। कनाडा, कनाडा हो गया, भारत हो गया, भारत हो गया, और आपका ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ग्रेट ब्रिटेन। इसमें जो संसद होता है इसको क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका में आते हैं। अच्छा चलो यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन में। ईरान का पूछा ना आपसे, तो ईरान का क्या हो जाएगा? मजलिस। ईरान में जो संसद होता है उसको मजलिस कहा जाता है। कांग्रेस कहा जाता है, बहुत जगह कहा जाता है, लेकिन फेमस ज्यादा यूएसए है। फॉलकेटिंग, फॉलकेटिंग भी संसद को ही कहा जाता है, और ये कहाँ कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका डेनमार्क में। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। ठीक है, चलो सोरा, सोरा कहाँ को कहा जाता है? तो जहाँ बहुत ज्यादा शोर होते रहता है, जहाँ बहुत ज्यादा मारकाट हो रहा था एक टाइम में। कहाँ का बात हो रहा है? तो ये बात हो रहा है आपका अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का। ठीक ना, चलो याद रखना है इसको। भारत में क्या कहते हैं? भारत में संसद कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्टोरी अपने आप में बहुत बड़ा है, हम आपको बहुत बार बताएं, इसलिए यहाँ पे बस ब्रीफली निकलेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कभी इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, इंपीरियल बैंक। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1921 में, लेकिन आगे जाकर के 1 जुलाई 1955 को इसको क्या बना दिया गया? SBI बना दिया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में। ठीक है, चलो सवाल क्या पूछा है? हाँ, और याद रखिएगा कि भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष देखिए कौन थे, क्या ही लिखा है, जॉन भाई नहीं होगा, जॉन मथाई होगा। ठीक ना, जॉन मथाई। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथाई। ठीक है, बात करें दिनेश कुमार खाड़ा, तो अभी तो दिनेश कुमार खाड़ा थे, बट अब ये हटने वाले हैं, अगस्त में इनका नियुक्ति हो जाएगा। किसका? तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, बहुत साउथ का नाम है तो थोड़ा अजीब सा रहेगा। तो अभी तक तो दिनेश कुमार खाड़ा साहब थे, अभी इनके जगह पर हटा करके इनका नियुक्ति अभी हुआ नहीं है, लेकिन कंफर्म हो गया है कि यही बन रहे हैं। अरुधंती भट्टाचार्य, इनके बारे में आप कुछ बताओगे? देखो इनके बारे में हम लोग याद रख सकते हैं कि SBI की पहली महिला ये क्या बनी थी? तो अध्यक्ष बनी थी। SBI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये बनी थी अरुधंती भट्टाचार्य। चलो आते हैं नेक्स्ट में। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? है ना, 1800 स्वतंत्रता की क्रांति, जिसको कहा जाता है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अंग्रेज लोग इसको विद्रोह बताते हैं, जबकि भारतीय इसको स्वतंत्रता संग्राम का नाम देकर के उसको इज्जत दिलाते हैं। तो सवाल यह है कि ब्रिटिश PM कौन था, है ना, ब्रिटिश PM कौन था? चलो देख ही लेते हैं। पहले तो बताओ कि ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1857 में। चलो इटली को पहले उठाते हैं। इटली कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, हम चर्चा भी किए हैं प्रीवियस वीडियो में। इटली जो था लेबर पार्टी का कैंडिडेट था। ठीक ना, और ये चर्चिल जो था, मिस्टर चर्चिल, ये आपका कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर था। और उस समय कब?
तो 1942 में, मतलब आप यहाँ से एक लाइन और ऐड रख सकते हो कि 1942 में जब भारत में आज़ादी को लेकर के बहुत ज़्यादा संघर्ष शुरू हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसके उस समय आपका जो 1945 के लगभग में ब्रिटेन में भी चुनाव हुआ था और कंजर्वेटिव पार्टी के जगह पर लेबर पार्टी बहुत सालों बाद सत्ता में आई थी और लेबर पार्टी का जो नेता था क्लीमेंट इटली, वो अपना चेहरा चमकाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके ऊपर भी ब्लेम आए कि इसने सभी देशों को लूटा है और ज्यादा से ज्यादा देशों को गुलाम से आजाद करने का प्रयास कौन किया था? तो ये आपका इटली किया था। तो पहले तो ये याद रखिएगा कि आजादी के समय कौन था? इटली था। अब यहाँ पे आपसे विद्रोह के समय पूछा ना, तो विद्रोह वाला हो जाएगा आपका पाम अस्टर्न। ठीक है, पामस्टन जो था ये ब्रिटिश पीएम था। कब? जब 1857 की क्रांति भारत में हुई थी। और इनका बहुत ज्यादा चर्चा, इस युद्ध का सबसे ज्यादा चर्चा कौन किए हैं? वी डी सावरकर अपने बुक में। चलिए, अच्छा देखो वी डी सावरकर नाम भी आ रहा, चलो इनके बारे में देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 आप आना। देखिएगा वी डी सावरकर जो भी बहुत विवाद में भी रहते हैं, बहुत इनके ऊपर चर्चा भी होते रहता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 28 मई, ठीक है, 28 मई 1883 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जबकि इनकी मृत्यु आगे जाकर के भाई 1966 के लगभग में हुई थी। आप फिलहाल इसको याद रखिए। जयंती इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं की जयंती पे एनडीए के सरकार के द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इन्हीं के दिन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो सवाल यही था ना कि वी डी सावरकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो 28 मई को मनाई जाती है। इन्होंने एक बुक लिखा था, वैसे बहुत सारे बुक लिखे थे, जैसे आप देख लो हिंदुत्व। ठीक है, ये हिंदुत्ववादी सोच के थे। उसके बाद फिर आप लिख सकते हो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। ये सारा जो बुक था ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था वी डी सावरकर के द्वारा, जिनका पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा 28 मई। अच्छा, 14 नवंबर को कुछ मनाया जाता है ना, क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका बाल दिवस। और किनके किनके याद में मनाया जाता है, इस चीज को भी आप बताइएगा कि जो बाल दिवस है 14 नवंबर को मनाया जाता है, किनके याद में मनाया जाता है। ठीक ना, चलिए आपका लास्ट सवाल। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? आज या कल में आपको कर्जन से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। सवाल यह है कि कर्जन का तुलना जो है औरंगजेब से किया गया था, और ये किसने किया था? ये किए थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? गोपाल कृष्ण गोखले। पूरा नाम लिख लेना, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा था? किसका कंपेयर किससे किया? तो औरंगजेब से किया। किसका? कर्जन। आखिर क्यों? क्योंकि कर्जन भी वही काम कर रहा था जो औरंगजेब कर रहा था, मतलब हिंदू और मुस्लिम में पार्टीशन करवाना। कितने लोग बोलते हैं ना, ब्लेम करते हैं महात्मा गांधी को कि महात्मा गांधी की वजह से देश बढ़ गया। नहीं, उसका जो नींव था ना वो कर्जन के द्वारा दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जब आपका बंगाल विभाजन हुआ, उसी समय ये तय हो गया था कि अब भारत में हिंदू और मुस्लिम उतना यूनिटी में नहीं रहेंगे। पढ़ेंगे हम लोग आगे वाले सेशन में। तो यहाँ पे देखिएगा कर्जन का प्रशासन को तुलना औरंगजेब से किया जा रहा है। कर्जन कौन था? तो ये भारत में, ठीक है, ये भारत में आपका कब आया था? 1899 से 1905 के बीच। ठीक है, इसका भारत में जो टाइम चल रहा था 1899 से 1905। और आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि 1858 से भारत में क्या होने लगा था? वायसराय होने लगा था। वायसराय जो कि एक पद हुआ करता था, तो ये क्या था? वायसराय था। और 1905 में ये बहुत ही घटिया काम किया था, बट हाँ, रिवील नहीं होने दे रहा था। सबको ये बताया कि काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए बंगाल विभाजन कर रहे हैं। 1905 में इसने क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था। इसलिए इसको कहा जाता है कि आप तोड़ने का काम किए अंग्रेज, जो औरंगजेब कर रहा था, इसलिए इसका तुलना किया जाता है। कौन कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले। किसके ये गुरु रहे थे? तो महात्मा गांधी जी के ये गुरु रहे थे। बात करें यहाँ पे एनी बेसेंट के बारे में, तो ये महिला भारत की नहीं थी, ये एक आयरलैंड की रहने वाली महिला थी, लेकिन भारत में आकर के ये भारत में ही बस गई थी। इवन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी कौन बनी थी? एनी बेसेंट। और कब बनी थी? 1917 में। ठीक है, वहीं आपको देखो ये बीजी तिलक लिखना था। बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा था। और ना ये जैसे मुंबई में ये क्या किए थे कि आपका वो जो होता है ना शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव,
वो सब शुरू करवाए थे। उस वजह से अंग्रेज जो है इनको कहा था कि ये भारत में अशांति के जनक हैं, ठीक है। भारत में अशांति के जनक जो है ये कौन कहा था बाल गंगाधर तिलक को? तो वेलेंटाइन सिरोल, ठीक है। कौन कहा था? वेलेंटाइन सिरोल। क्वेश्चन बना है ये भी, ठीक है, एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। वेलेंटाइन सिरोल जो था वो कहा करते थे कि जो बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग हैं ये क्या हैं? तो असामाजिक तत्व के लोग हैं और ये भारत में क्या कर रहे हैं? हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम इसमें आ रहा है, ठीक है। चलो इसके बारे में भी एक लाइन मात्र देखते हैं। दादा भाई नौरोजी, है ना। दादा भाई नौरोजी जो पारसी समुदाय से आते थे, ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। देखिएगा कब कब बने थे? तो एक बार बने थे आपका 1886 में, ठीक है। एक बार बने थे 1886 में, फिर 1893 में और फिर आपका 1906 में। 1886 में, 93 में और 1906 में 2 व्यक्ति ऐसा रहा, ठीक है। 2 व्यक्ति ऐसा रहा जो 3 बार अध्यक्ष बना। उसी में से एक है दादा भाई नौरोजी और एक रहे नेहरू जो आपके लिए छोड़ दिया गया। तो जो आपका 86 वाला जो अधिवेशन था ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका कोलकाता में। ये भी हुआ था कोलकाता में। और 93 वाला जो हुआ था ये हुआ था आपका लाहौर में। इस चीज को याद रखिएगा। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, जो स्वतंत्रता संग्राम में या फिर कांग्रेस में सबसे बुजुर्ग मेंबर हुआ करते थे, ठीक ना। देखो यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और ये बिहार पुलिस के लिए तो रामबाण रहेगा ही, लगातार इसका सेट तब तक जाएगा तब तक एग्जाम चलते रहेगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। नोट्स बनाने से ही फायदा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट जो दिखाया जाता है ना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका वो स्टैटिक वाला भी सेशन चलते रहेगा, ये भी चलते रहेगा। और एक छोटा मोटा टॉपिक हम लोग 10 से 15 मिनट का एक और टॉपिक लाएंगे जिसमें कुछ आपको समझा सके, कुछ आपको बता सके, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।